बुलेटिन में खुशामदीद। कराची में सूरज आग बरसा रहा है, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन को आग लगाने के बयान की। वफाकी वजीर आजम सवाती के बयान समेत फवाद चौधरी के संगीन इल्जामात को इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। नोटिस भेजने का फैसला किया गया है। वजीर रेलवे आजम स्वाति से सबूत भी मांगे जाएंगे। नोटिस के बाद दोनों वज़रा के खिलाफ मज़ीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट। अहम मामले की बात करेंगे। आपको बताएं कि नून लीग में शामिल कुछ लोग असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। 4-5 लोगों को बयानियां खराब करने के लिए असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ के समा को तहलका खेज इंटरव्यू। ऐसे में उनकी जानिब से कहा गया कि जब भी तहरीक फैसला कुन मरहले में पहुंचे तो उनमें से एक उठकर नई बात कर देता है। असाइनमेंट वाले वही हैं जो मुफाहिमत की बात करते हैं। बोले मेरे मुंह से नाम ना निकलवाएं, वैसे ही मैं अंदर जाने वाला हूं। जब तजर्बाकार सियासतदान बयानी को नुकसान पहुंचाए तो वो असाइनमेंट के बगैर मुमकिन नहीं होता। असाइनमेंट वालों को चौधरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। इशूज से तवज्जो हटाने के लिए असाइनमेंट दी जाती है। तहरीक जब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं, नई बात कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब बयानिया कौन सा। 3 सालों के अंदर अगर हमारी जमात के अंदर 2-4 बंदों को समझ नहीं आ रही, मेरे मुंह से ना ही कहलवाएं। चलें आज नाम ले ही ले। मैं तो वैसे ही अंदर जाने वाला हूँ। मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि असूल की सियासत नहीं होती, अगर कोई ये कहे ज़ातियात की सियासत होती है, ये तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये तो उन्होंने कहा। तो फिर मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ असूल की वजह से ही तो आज सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। उनकी जमात जो सारी है वो मुसीबत में है। असूलों पर जब समझौता ना लीडरशिप करे तो फिर कोई निसार बनने की एक तो कोशिश नहीं करता, और अगर उसी की तर्ज पर गुफ्तगू जमात के अंदर जारी रखता है, उसको चोरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। अगर कोई खुदकशी पे उतर ही आया है तो उसको कौन रोक सकेगा। जो कुछ कहा जा रहा है ना, नवाज शरीफ दोबारा सजा काटने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो होता है कि गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, और एक हो कि मुझे टास्क दिया गया हो, वो नाकाबिले माफी जुर्म होता है। तजर्बाकार आदमी हो और उसके इल्म में हो, इससे नवाज शरीफ के बयानिए को नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। ये फिर किसी बड़े मकसद के लिए, फायदे के लिए, ताकतवर लोगों के कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है। जिनका आप इशारा दे रहे हैं, हाँ, शहबाज शरीफ, उनकी अपनी एक राय है, ये हकीकत। मगर जब नवाज शरीफ हतमी फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी राय खत्म हो जाती है, और फिर वही फैसला जो है वो हर बंदा जिस तरह पार्टी का मान रहा होता है, इस तरह मुस्लिम लीग नून का जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, वो भी मान रहे होते हैं। जावेद लतीफ के इंकशाफ पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी आ गया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब कहते हैं नून लीग के असाइनमेंट खुद को करप्शन केसेस से बचाने के इर्द गिर्द घूमते हैं। बोले ख्वाजा आसिफ दुरुस्त कहते हैं कि उनकी पार्टी की सियासत जात के गिर्द घूम रही है। शहबाज शरीफ भी असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं, ख्वाजा आसिफ भी जो है वो असाइनमेंट के ऊपर आए हुए हैं। तो इन सब के पास कोई ना कोई असाइनमेंट मौजूद है, और ये असाइनमेंट तमाम की तमाम असाइनमेंटें जो है वो इनकी अपने करप्शन के केसेस को बचाने के इर्द गिर्द घूमती हैं। कंफ्यूज हैं, एक की सिमत मशरिक की जानिब है, एक की सिमत जो है वो मगरिब की जानिब है। और नायब सदर जो इनकी पार्टी की मरियम सफदर हैं, वो अपनी पार्टी के सदर के बयान को आके जो है वो अगले रोज तरदीद कर देते हैं। ना ये मुल्क के अंदर गरीब आदमी की बात करते हैं। इनका तमाम का तमाम एजेंडा जो है वो जाती है, और उसी सियासत की तरफ जो है वो ख्वाजा से भी बात कर रहे हैं। आगे जानिए डेस्को की खरीदारी में गड़बड़ घोटाला। अभी खबर यह है कि वफाकी हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों पर सख्त पाबंदियों का ऐलान कर दिया है। वजीर मनसूबाबंदी और सरबरा NCOC असद उमर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि अवाम कोरोना का फैलाव रोकना चाहते हैं तो वैक्सीन लगवाएं। 30 सितंबर तक जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा पाबंदियों का सामना करेगा। अस्पताल अब भी दबाव का शिकार हैं। अब भी मुल्क भर में 5300 अफराद वेंटिलेटर्स या ऑक्सीजन पर हैं। मुल्क के अंदर बंदिशों का सिलसिला 15 सितंबर तक के लिए ऐलान किया गया था, 30 तारीख तक के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। कारोबार की बंदिशों की तरफ हम नहीं जा रहे, लेकिन वो शख्स जो अपनी वैक्सीनेशन नहीं करवा रहा है, तालीमी इदारों के अंदर 30 सितंबर के बाद वो अपना काम जारी नहीं रख सकेंगे।
किसी जहाज के अंदर सफर नहीं कर सकेंगे, किसी शॉपिंग मॉल में एंटर नहीं हो सकेंगे। होटल्स, गेस्ट हाउसेज, इनके अंदर बुकिंग बंद कर दी जाएगी किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो मुकम्मल तौर पर अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट ना करवा चुका हो। इंडोर हो या आउटडोर डाइनिंग हो, रेस्टोरेंट्स हो, शादियां हो, उसके अंदर आपकी शिरकत मुमकिन नहीं होगी। हम चाहते ये हैं कि ये बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल खत्म की जा सके ताकि जिंदगी का पहिया जो है बगैर किसी रुकावट के चल सके। चौथी लहर जो कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता वबा का फैलाव नीचे आ रहा है, मज़बत शरह के अंदर कमी आ रही है, सूरत हाल बेहतर भी हुई है, लेकिन खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म भी नहीं हुआ। अस्पतालों के अंदर 5300 से ज्यादा ऐसे कोरोना के मरीज हैं, वेंटिलेटर पे है या हाई फ्लो लो फ्लो ऑक्सीजन के अंदर है। अस्पताल का निजाम जो है अभी भी दबाव का शिकार है। कोरोना वैक्सीन की डेडलाइन में सिर्फ एक दिन बाकी रह गया। एनसीओसी ने मुहिम तेज करने के लिए पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। कातिल वबा एक दिन में मजीद 78 जिंदगियां निगल गई। 2000 से ज्यादा नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। अरहम खान की रिपोर्ट। खबर यह है कि कोरोना के बाइस 10वीं और 12वीं के किसी भी तालिब इल्म को फेल नहीं किया जाएगा। दोनों जमातों के तमाम तलबा पास हो जाएंगे। बैनुल-सूबाई वज़राए तालीम इजलास में बड़ा फैसला सामने आया है। दोबारा इम्तिहानात के बजाय फेल होने वाले तलबा को भी रियायती 33% नंबर्स देकर अगली क्लासों में भेज दिया जाएगा। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं फराह रब्बानी। तलबा पर वजीर तालीम शफकत महमूद का दस्ते शफकत। मैट्रिक और इंटर के हालिया इम्तिहानात में शामिल होने वाले तमाम उम्मीदवार पास होंगे। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की जेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के अहम फैसलों की तफसीलात जारी। इजलास में फैसला हुआ कि कोरोना के बाइस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं। सूबों ने 10वीं और 12वीं के तलबा की प्रमोशन साजी का फॉर्मूला तय किया, जिसके तहत तमाम इख्तियारी मज़ामीन के मार्क्स काउंट होंगे। जिस मजमून में तलबा फेल होंगे उनमें 33% नंबर्स दिए जाएंगे। लाजमी मज़ामीन में भी 5% इजाफी नंबर्स मिलेंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी यही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। इजलास में नया तालीमी साल 22 अगस्त को शुरू करने का फैसला। ओ लेवल्स और ए लेवल्स के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे, जबकि यूनिवर्सिटीज इम्तिहानात के सिलसिले में अपना टाइम टेबल बनाएंगी। आइंदा साल स्मार्ट सिलेबस का असूल नहीं अपनाया जाएगा, जबकि मैट्रिक के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। सिंध में स्कूल डेस्कों की खरीदारी में गड़बड़ घोटाला। सिंध हुकूमत ने तो एक डेस्क 29,000 में खरीदा, लेकिन ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख लकड़ी और लोहे से तैयार डेस्क 5,500 रुपए में खरीद कर असेंबली ले आए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी वज़ीर आला सिंध को खत लिखकर बता दिया कि फर्नीचर की खरीदारी में 3 अरब का टीका लगाया जा रहा है। देखते हैं जमजम सईद और संजय साधवानी की रिपोर्ट। के खजाने को एक और बड़ा टीका लगाने की तैयारियां मुकम्मल। इस बार टीका फर्नीचर की खरीदारी के नाम पर लगाया जा रहा है। सामान्य 8 सितंबर को महकमा तालीम सिंध की जानिब से कबाड़ से बनी डेस्क की 29,000 रुपए में खरीदारी का मामला उठाया था। सिंध के खजाने को 6 अरब रुपए का टीका लगाने वाला ये गड़बड़ घोटाला अब एक बड़ा करप्शन स्कैंडल बन गया है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने ये मामला गुज़िश्ता रोज सिंध असेंबली में उठाया तो वजीर तालीम सिंध के पास इस सौदे के एतराफ करने के सिवा कोई चारा नहीं था। ये जो डेस्क है, कोई 29,000 की डेस्क खरीदी जा रही है और कोई 4-5-6 हज़ार की डेस्क मिल जाती है हमें गरीबाबाद में। इसका जरा बताइए ये क्या हो रहा है। फर्नीचर जो आहे अमल वो मूंखां अॻु में ही प्रोसेस सॼो थी चुको है, उनजा वर्क वार्ड थी चुका आहिनि ऐं उहो पंहिंजे वठण जे मरहले में उनजो पूरो डिटेल जेको आहे वठी ऐं ज़रूरी असेंबली खे कहिड़ी एतमाद में वठंदो। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने आज इस मामले को मजीद आंच दिखाई और डेस्कों के भाव पूछने फर्नीचर मार्केट पहुंच गए, जहां एक डेस्क 2100 रुपए से 7,500 रुपए के दरमियान मिल रही थी। ये 3 फीट की डेस्क है, लोहे के एंगल में है। अच्छा। और ये 18 गेज में, ये 5,500 रुपए की। 5,500 रुपए की है। ये किसकी है? ये शीशम की है। शीशम की है जी। कितने फुट है? ये 4 फीट की है। ये 7,500 रुपए की। और ये कितने की है? ये 2,250 रुपए की है। ये कीकर में है पूरी। ये कीकर में है। आप क्वांटिटी में लेंगे हम 2,100 रुपए की देंगे। हलीम आदिल शेख ने 5,500 रुपए और 3,500 वाली डेस्क खरीद कर सिंध असेंबली ले आए और सिंध हुकूमत को 29,000 रुपए वाली डेस्क के बजाय यही डेस्क खरीदने की पेशकश कर दी। ये डेस्क जो आपने 29,000 के लिए मुझे ठेका दे दो, नो लॉस नो प्रॉफिट पे 5,500 की मैं देने को तैयार हूँ। चैलेंज करता हूँ, मुझसे ले ले। इसका लोहा भी ठीक है, लकड़ी भी इसमें शीशम की है। दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी 29,000 रुपए में एक डेस्क खरीदने के मामले पर वजीर आला सिंध को खत लिख दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी से 3 अरब रुपए का चूना लगेगा।
6,500 रुपए में डेस्क की बोली मिलने के बावजूद सिंध हुकूमत एक अहम शख्सियत को नवाजने के लिए 320% महंगी डेस्क खरीद रही है। कबाड़ के 19 टुकड़ों से बनने वाली डेस्क की 29,000 रुपए में खरीदारी का सौदा साबिक वजीर तालीम सिंध सईद गनी के दौर में मुकाया गया था। मिस्टर क्लीन शेव जो कि करप्ट तरीन वजीर है सईद गनी साहब ने, जो कि इनके रोल मॉडल हैं, 15 लाख डेस्क खरीदी जा रही, 350 गुना ज्यादा रेट के ऊपर। सूबाई वजीर तैमूर टालपुर ने भी तस्लीम किया है कि 29,000 में एक डेस्क की खरीदारी के फैसले पर नजरसानी करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसको रिव्यू करना चाहिए, हमें उसकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशन और उसकी प्राइसिंग को फिर से देखना चाहिए और बिल्कुल हम देखेंगे। कबाड़ के पाइपों को 29 जोड़ लगाकर बनाई जाने वाली डेस्कों की खरीदारी पर सिंध के खजाने पर 6 अरब रुपए खर्च होंगे। महकमा तालीम सिंध में तमाम सेक्शन में तहाइफ लेने पर पाबंदी लगा दी गई, खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हो गई। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बताइएगा क्या है इस नोटिफिकेशन में मजीद? जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध के सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें तमाम सेक्शन के एसओस को ये हिदायत दी गई है कि महकमा तालीम के दफ्तर में तवायफ लेने पर पाबंदी है। गिफ्ट, टोपी, अजरक किसी विजिटर से ना लिया जाए, ना ही अपने सब ऑर्डिनेट जो अफसर हैं या मुलाजिम हैं उनसे तोहफे तवायफ लिए जाएं। तो महकमा तालीम में बाज़ाब्ता तौर पर अब तवायफ लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। हर किस्म के तवायफ लेने और देने पर पाबंदी आयद की है। अपडेट्स के लिए शुक्रिया संजय। अभी आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का खदशा सामने आ रहा है। ओगन असम्बली हुकूमत को भिजवा दी है। वहाब कामरान हमारे साथ हैं, बात करेंगे उनसे। वहाब, क्या पता चल सका, इतलाक कब से हो रहा है? देखिए, 16 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी ओगरा ने पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल कर दी है और इस समरी में हाई स्पीड डीजल 10.5 रुपए फी लीटर, जबकि पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर इजाफा तजवीज़ किया गया है। मिट्टी का तेल और लाइट डीजल की कीमत में भी 5.5 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज़ दी गई है ओगरा की जानिब से। ताहम ये भी बताया गया कि अगर हुकूमत जनरल सेल्स टैक्स और पेट्रोलियम लेवी की जो शरह है उसमें रद्दोबदल करती है तो कीमतों में मुजवजा कीमतों में कमी की जा सकती है। हतमी फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान कल तक कर देंगे। कल तक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका वहाब। इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह 168 रुपये 90 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 169 रुपये से भी तजावुज कर गया। डीलर्स के मुताबिक करेंसी मार्केटों में डॉलर की कदर में 80 पैसे इजाफा देखा गया। इस वक्त मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर तारीख की बुलंद तरीन सतह 27 अरब डॉलर पर हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉलर काबू में नहीं आ रहा। मुआशी माहिरीन के मुताबिक डॉलर इसी तरह बढ़ता रहा तो महंगाई का तूफान आएगा। हुकूमत नोटिस ले करेंसी डीलर्स के मुताबिक बढ़ता हुआ तिजारती और करंट अकाउंट खसारा रुपए की कदर गिरने की वजह है। मार्केट जराये के मुताबिक IMF ने भी हुकूमत पर रुपए की कदर गिराने के लिए दबाव डाला है। IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी हुई जिससे महंगाई बढ़ी। वजीर खजाना शौकत तरीन ने शिकवा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों से पूरी मदद नहीं मिल रही। आइंदा चंद रोज में आटा सस्ता होने की खुशखबरी तो सुनाई, मगर यह भी बता दिया कि हुकूमत 10 बड़े इदारों को बेचना चाहती है क्योंकि वजारतों के पास उन्हें ठीक करने की सलाहियत नहीं है। पूरी दुनिया के बीच में वावेला है इस वक्त के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 8% पे होगी इस साल। IMF प्रोग्राम में गए तो उससे हमारी डिवैल्यूएशन हुई, जो 104 से हम जो 167 पे गए तो जाहिर है कीमतें तो बढ़नी थी। प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएंगे लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लिंक हो गए इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। फार्मर को इतने पैसे नहीं मिलते जितने के रिटेलर को चार्ज होते हैं। तो हम एक बड़ा साइंटिफिक री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और उधर ये हम उनको स्क्वीज करेंगे ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिवली कि भाई ये तुम 400% ले रहे हो, मार्जिन क्यों ले रहे हो भाई। अगले चंद दिनों में आटे की कीमत काफी गिरेगी। इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। 40 से 44% जो पॉपुलेशन है उनको ये सब्सिडी, कैश सब्सिडी मिलेगी। सूबों से मदद ज्यादा नहीं मिल रही थी और अभी जो है वो सूबों से प्राइम मिनिस्टर ने खुद जाके अभी इस पे इंटरवेंशन शुरू कर दी है। मंडी के चेयरमैन है वो आधे से ज्यादा है ही नहीं, जो होते हैं कई वो वहाँ करप्शन कर रहे होते हैं। जब IMF प्रोग्राम में गए तो उन्होंने इसको उठा के डिवैल्यूएशन कर दी, डिस्काउंट रेट 13.25% पे लेके चले गए। उसकी जो डेट सर्विसिंग थी वो 1500 अरब से उठ के तो 2900 अरब पे चली गई। जो बड़ी 10 कंपनियां हैं इन्हीं को हमने पकड़ के इनको टर्न अराउंड करना है। मिनिस्ट्रीज के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो इनको सही तरीके से ठीक कर सकें। तो इस वक्त प्राइवेटाइजेशन कमीशन में एक बोर्ड बन रहा है और वो इनको स्टेबलाइज करेंगे, इनको तकरीबन टर्न अराउंड करके इनको भेज देंगे।
आपको बताएं कि साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत के बाहर कौमी एहतसाब ब्यूरो पर शदीद तनकीद। बोले आज ताज़ा तरीन स्कैंडल गंदम का है, हुकूमत के हर करप्शन स्कैंडल पर नैब खामोश है। सदर ममलिकत पर भी खूब बरसे, कहा सदर साहब तकरीर में वजीर आजम की तारीफें करते नजर आते हैं मगर उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और खतरे गुर्बत से नीचे जाते 2.25 करोड़ लोग क्यों नजर नहीं आते। वो इदारा है जो खुद काबिल इंतसाब है। चेयरमैन साहब 76 साल के हो गए, उनकी कारकर्दगी हुकूमत के लिए बहुत अच्छी रही है। तो अब हुकूमत की कोशिश है कि उनको अजाफी 4 साल भी दिए जाएं और जो नुकसान पहुंचाया गया इस मुल्क को उसमें मजीद इजाफा भी करेंगे। आप कोई इस हुकूमत का अमल देख लें, PMDA देख लें, मुकम्मल बदनीयती पर कवानीन बनाए जा रहे हैं और मीडिया की आवाज सिर्फ वो लोग बंद करते हैं जिन्होंने कुछ छुपाना होता है। इस हुकूमत के पास बहुत कुछ छुपाने के लिए है। आज का जो ताज़ा तरीन स्कैंडल है वो गंदम का स्कैंडल है। $125 फी टन अजाफी कीमत अदा करनी पड़ रही है। उस पर इंक्वायरी कमीशन बैठ गया है। ये वो इंक्वायरी कमीशन है जिसने चीनी की भी इंक्वायरी की थी, जिसने दवाइयों की भी इंक्वायरी की थी, जिसने पेट्रोल की भी इंक्वायरी की थी, LNG की इंक्वायरी की थी। यहाँ से हासिल कुछ नहीं हुआ, आज तक किसी पर इल्जाम नहीं लगा। मुल्क का सैकड़ों अरब का नुकसान जरूर हो गया और नैब तो खैर उन्होंने खामोशी का रोजा रखा हुआ है। ये बदनसीबी है मुल्क के मामलात को खराब करने में, इदारों की तबाही में इस मुल्क का सदर खुद मुलव्वस है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स बनाने के सिवा कुछ नहीं किया। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब कहते हैं महंगाई की बड़ी वजह आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा है। ये मेरे पास अक़वाम मुत्तहिदा का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये मेरे पास एक पूरा ग्राफ चार्ट मौजूद है। 40% इजाफा हुआ है आलमी सतह पे और ये हम भूल जाते हैं कि पाकिस्तान में 70% दालें हम इंपोर्ट करते हैं, जो खुर्दनी तेल है वो हम इंपोर्ट करते हैं और आज पहली बार हम फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये जो PDM बनी हुई है, ये जो नून लीग पीपल्स पार्टी, ये जाली अकाउंट्स बनाने के अलावा या मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा इन्होंने क्या किया था। बिलावल और मरियम कह रही थी कि लॉकडाउन कर दे जी, पूरा मुल्क बंद कर दे, को बंदा मर गया FIR इमरान खान पे कटेगी। इस तरफ तो इनकी कोई तवज्जो नहीं थी। आज 1000 अरब रुपए के मंसूबे कमर्शियल और हाउसिंग के अंदर हमने मंजूर किए हैं। ब्लू एरिया में आप चले जाएं, वो जो मजदूर जो सिर्फ हेल्पर के तौर पे काम करता था, आज उसकी डेली की जो दिहाड़ी है वो 1000 से 1200 रुपए हो चुकी है। हमारी जो अप्रोच है उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। तो लिहाजा PMDA ने तो आंखों के ऊपर पट्टी बांधी हुई है NRO की। उन्होंने ये कहना है कि ये मैं ना मानू वाली रट लगाए रखेंगे। अमेरिका में लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के इलाज के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। उमर शरीफ के इलाज की निगरानी अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब कर रहे हैं। तारिक शहाब का कहना है कि उमर शरीफ का इलाज जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होगा। जैसा आपको पता है कि उमर शरीफ आजकल आगा खान हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। वो वहाँ पे एडमिट हुए थे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से और वहाँ के डॉक्टरों ने उनका जब इनिशियल इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्हें पता चला कि उनका एक वाल्व जो लेफ़्ट साइड पे है, माइट्रल वाल्व, वो लीक करता है, यानी उसको रिगर्जिटेशन भी कहते हैं और उसी वजह से उनकी ये हालत हो रही है। अब फिल वक्त जो है वो बताते हैं कि वो स्टेबल हैं, उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बहुत ही मिनिमल है, उनका ब्लड प्रेशर भी स्टेबल है और उनके जो किडनी पे जोर पड़ा था उसको डायलिसिस से उन्होंने स्टेबलाइज किया है। तो ये उम्मीद की जाती है कि वो ये सफ़र कर सकेंगे और यहाँ पे जो है वो उनका जो इलाज है वो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में होगा। यहाँ पे हमारी एक टीम है जो ये प्रोसीजर परफॉर्म करती है। उसमें 4 फिजिशियन हैं, मैं हूँ, एक और कार्डियोलॉजिस्ट, एक कार्डियो सर्जन और एक एक्रोकार्डियोग्राफर है। ये एक बहुत नया प्रोसीजर है और बहुत ही टेक्निकली टफ प्रोसीजर है। इसके लिए पूरी टीम की ज़रूरत होती है और जो यहाँ पे इक्विपमेंट्स है स्पेशल उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पे उनका ये प्रोसीजर हो सकेगा। तो जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में उनके लिए बेड का इंतजाम कर दिया गया है और टीम भी तैयार है। उन्होंने सारी रिपोर्ट हम सब ने रिव्यू कर ली है। जैसे ही वो यहाँ आएंगे उसके 1-2 दिन बाद जो है जब वो स्टेबलाइज हो जाएंगे तो उनका ये प्रोसीजर किया जाएगा। हमारी उम्मीद है कि ये प्रोसीजर जो है वो कामयाब हो जाए। तो अगर कामयाब हो जाता है तो 1 हफ्ता से 1 to 2 वीक्स लगेगा उनको हॉस्पिटल के अंदर और इंशाल्लाह अगर उनकी सारी चीज़ें ठीक रहीं तो 2 हफ्ते में उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा सकता है। और लेजेंडरी मज़ानगार अनवर मकसूद की उमर शरीफ की सेहत के लिए दुआएं। समा से खुसूसी गुफ्तगू में बोले कि उमर शरीफ के इस सरजमीन पर बहुत एहसानात हैं। उन्होंने दुखी दिलों पर और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी हैं। अल्लाह ताला उमर शरीफ का साया सलामत रखे। आजकल एक तो जो उनकी मामला चल रहे मेडिकल कंडीशन, उसके हवाले से आप क्या देखिए, उमर
का बहुत एहसान है इस ज़मीन पर। उमर ने बहुत दुखी लोगों को हंसाया है और अब उसकी तस्वीर देख के मुझे मीर साहब का शेर याद आता है, अब ये जाना कि कुछ न जाना है, सो भी एक उम्र में हुआ मालूम। ऐसा लगता है कि उमर की शक्ल देख के कि उसने कुछ किया ही नहीं हम लोगों के लिए, बहुत कुछ किया है। सब लोग उमर से मोहब्बत करते हैं, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर, चाहे यहाँ रहते हों, चाहे दूसरे मुल्कों में रहते हों। खुदा उसको सेहत दे, खुदा उसका साया हम पे रखे और इसी तरह वो हमको हंसाता रहे, खुश रखता रहे। आपकी नज़र में वो कौन सी बात है जो उन्हें बेमिसाल बनाती है एक फनकार के तौर पे? वो ज़बानी बहुत कुछ कह जाता है जो दूसरे लिख के नहीं कह सकते हैं। खुश रहे। कुछ मौसम का जिक्र। कराची में सितम ढाने लगा, जहां सूरज आग बरसा रहा है। शहरियों ने गन्ने का जूस पीकर गर्मी भगाने की कोशिश की। कराची में गर्मी की शदीद लहर सितमगर बन गया। सितंबर की चिलचिलाती धूप से शहरी बिलबिला उठे। सितंबर की गर्मी ने जून की याद ताज़ा कर दी। शहरी साए तलाश करने और खुद को गर्मी से बचाने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। मैं गन्ने का रस पीने आया हूँ। आज बहुत गर्मी है और ये मैदे को ठंडा करता है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 रोज तक मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई कर दी है। पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड को जाएगा, जबकि महसूस किए जाने वाला दर्जा हरारत इससे भी ज्यादा होगा। ताहम हीट वेव का कोई खतरा नहीं। तो खैर इसको हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि 3 दिन है ज्यादा से ज्यादा ये गर्मी की लहर। आज कल और परसों ये 3 दिन गर्मी के हैं। इसमें टेम्परेचर वही 38 से 40 के दरमियान रहने का इम्कान है। 17 सितंबर को नया मानसून सिस्टम शहर में एंट्री देगा। रूठी हुई समंदरी हवाएं भी कराची का रुख करेंगी। गर्मी की शिद्दत में भी कमी का इम्कान है। कैमरामैन शाहिद बलोच के साथ जमजम सईद, समा, कराची। आजकल ईवीएम के बारे में बड़ी बात हो रही है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी क्या है, इस हवाले से बता रहे हैं वहाब कामरान। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। आजकल इसके खूब चर्चे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ये कैसे काम करती है? इसके 2 हिस्से हैं, कंट्रोल यूनिट और वोटिंग यूनिट। कंट्रोल यूनिट की तरफ प्रिजाइडिंग अफसर बैठेगा जो वोटर के अंगूठे का निशान चेक करेगा और बैलेट बटन ऑन करने के बाद शहरी को वोटिंग यूनिट की तरफ भेज देगा। इस यूनिट पर शहरी के सामने पार्टियां आएंगी। वोटर उनमें से एक का इंतखाब करने के बाद सबमिट कर देगा। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिकली वोट रजिस्टर करने के बाद इसकी पर्ची भी जारी करेगा, ताकि अगर कोई मसला हो तो दोबारा काउंट किया जा सके। ईवीएम मशीन में एक वोटर एक बार ही वोट डाल सकता है, जिसके बाद मशीन बंद हो जाएगी। दूसरे वोटर के लिए प्रिजाइडिंग अफसर वेरिफिकेशन के बाद दोबारा मशीन ऑन करेगा। इस सिस्टम की बैटरी 24 घंटे बैकअप देती है। शाम 5 बजे के बाद एक बटन दबाते ही मशीन तमाम वोट रीड करके रिजल्ट जारी कर देगी कि फलां पार्टियों ने इतने वोट लिए हैं। इंटरनेट ना भी हो तब भी वोट कास्ट किया जा सकेगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने घरेलू मुलाजमीन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। 18 साल से कम उम्र मुलाजिम रखने पर पाबंदी होगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, बताइएगा मजीद क्या है इस बिल में? जी, सेनेट की इंसानी हुकूक कमेटी की जानिब से जो घरेलू बिल था, मुलाजमीन का जो बिल था, उसको कसरत राय से तरमीम के साथ मंजूर किया गया। इस बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र जो शख्स होगा उसको घरेलू मुलाजिम नहीं रखा जाएगा और पहली बार ये होगा कि जो घरेलू मुलाजिम होंगे वो बाकायदा तौर पे दस्तावेजी शक्ल में उनको दी जाएगी उनको, और उनको रेगुलेट करने की जानिब ये बड़ी पेशरफ्त है। और बाकायदा जो लेबर लॉज हैं उनके तहत उनको अलाउंसेस और तनख्वाह दी जाएगी। और इसके अलावा जो सालाना त्यौहार पे उनको जो छुट्टियां मिलती थी वो मालिक की स्वाबदीद होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाकायदा तौर पे 6 छुट्टियां देनी पड़ेंगी इस बिल के मुताबिक, और इसका इखलास इस्लामाबाद की हद तक होगा। लेकिन ये बिल है, इसको मंजूर करने का मकसद चीज यही था कि जो घरेलू मुलाजमीन हैं वहाँ पे कोई उनके औकात कार नहीं है। ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया जहीर। अभी अफसोसनाक खबर यह है कि सियालकोट में शादीशुदा खातून को मुबैना तौर पर अगवा के बाद इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। सियालकोट के इलाके अकबराबाद चौक के करीब खातून नीम बेहोशी की हालत में मिली, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुतासिरा खातून के शौहर का कहना है कि गुज़िश्ता शब मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने के लिए रुके, बीवी को पंप के बाहर खड़ा किया तो 5 मुल्जिमान उसको गाड़ी में अगवा करके ले गए। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
सोशल मीडिया पर लड़की से दोस्ती नौजवान को महंगी पड़ गई। 20 साला तालिब इल्म को मुबैना तौर पर अगवा के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा खानदान का इल्जाम है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। रियाज अहमद की रिपोर्ट। फेसबुक पर दोस्ती के बाद मिलने की ख्वाहिश, नौजवान हीरोगिरी के चक्कर में मुबैना तौर पर अगवा हो गया। मुतासरा लड़के का इल्जाम है कि लड़की के वालिदैन ने अगवा कराया और 10 रोज तक नामालूम मुकाम पर रख कर मारपीट की गई। गाड़ी कोई आई है, वहाँ से ना मुझे ना उठा के ना किसी नामालूम जगह पे ले गए हैं। तो कमरे में किसी जगह बंद करके ना मुझे रोज से मारते रहेंगे, तुम्हें कत्ल कर देंगे। हमने पहले भी बहुत इस तरह लोगों को मारा है, यहाँ पे किसी की लाश नहीं मिली। नौजवान के अगवा का मुकदमा साबिक सरकारी अफसर की बीवी और इसके बहनोई के खिलाफ दर्ज किया गया। मुतासरा खानदान ने वजीर आजम और वजीर आला से इंसाफ की अपील की है। पुलिस हमारे साथ तावन नहीं कर रही है, उनके किसी मुल्जमान को गिरफ्तार नहीं किया है। ऊपर से हमें प्रेशराइज कर रही है कि आप अपना केस वापस ले लें। इमरान खान से और वजीर आला उस्मान बज़दार से दरख्वास्त करूंगी कि बराए मेहरबानी ये अपने कानून नाफिज करने वाले अदारों पे तवज्जो दें। पुलिस का कहना है कि वाकये की तफ्तीश जारी है, इसके बाद ही गिरफ्तारी अमल में लाई जाएगी। जैसे कोई अगर एविडेंस हमारे सामने आता है तो डेफिनेटली जो कानूनी कार्रवाई बनती है, जिसमें कि मुल्जमान की गिरफ्तारी भी होती है, तो उसको अमल में लेके आएंगे। FIR के मुताबिक गुलशेर को जौहर टाउन से अगवा किया गया था और वो 10 रोज लापता रहने के बाद घर वापस पहुंचा। कैमरामैन जीशान यूसुफ के साथ रियाज अहमद, समा, लाहौर। आपको बताएं कि अटक में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर खवातीन को हिरासानी और तशद्दुद से महफूज रखने के लिए खातून SP की निगरानी में एंटी हेरासमेंट एंड वायलेंस सेल कायम कर दिया गया है। टीम किसी भी शिकायत पर 15 मिनट में एक्शन लेगी, जबकि हेरासमेंट सेल के क़याम के साथ ही खवातीन की बड़ी तादाद ने राबता करके अपने साथ होने वाली ज्यादती से पुलिस को आगाह करना शुरू कर दिया है। खातून SP अम्मारा शराजी ने जिला भर से बेहतरीन टीम को खवातीन के मुकदमात की तफ्तीश के लिए तैनात किया है। नादरा कवानीन के बाइस माजूर लड़की कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए दर बदर की ठोकरें खाते खाते सिंध हाईकोर्ट पहुंच गई। अदालत ने चेयरमैन नादरा और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। इरफान उल हक की रिपोर्ट। कौमी शनाख्ती कार्ड चाहिए तो बरसों पहले छोड़ जाने वाले बाप को लेकर आओ। नादरा ने माजूर रुबीना को इम्तिहान में डाल दिया तो मजबूरन लड़की ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। बार बार नादरा वालों के पास जा रही थी, बार बार वो नई नई बातें कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरा NIC नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे कोर्ट के अंदर अपना केस दायर करना पड़ा। अल्लाह का शुक्र है कि मौला के हुक्म से आज मैं वो केस जीत गई हूँ। अब मेरे को कोई NIC बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रुबीना की आईनी दरखास्त में कहा गया है कि वालिद उसे और वालदा को बचपन में छोड़कर चले गए थे। नादरा ने वालिद के बगैर कौमी शनाख्ती कार्ड जारी करने से इनकार कर दिया है। वकील का कहना है लड़की के पास माजूरी का सर्टिफिकेट मौजूद है। कौमी शनाख्ती कार्ड न होने की वजह से कोरोना वैक्सीन लगवाने, सफर करने और बैंक अकाउंट खुलवाने में भी मुश्किलात दरपेश हैं। अदालत ने इब्तिदाई समाअत के बाद चेयरमैन नादरा और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया है। इरफान उल हक, समा, कराची। और लाहौर की मसरूफ तरीन सड़क बंद रोड पर शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। स्ट्रीट लाइट्स ना होने से काफ़ी परेशानी होती है। वहाँ के रिहायशी हुक्काम से नोटिस लेने की अपील करते हैं। मेरा नाम हाफिज मोहिद है और मैं बंद रोड का रिहायशी हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि सूरज ढलने के बाद हमारी ज़िंदगी इस रोड पर कितनी अजीरन हो जाती है। हमारी इस साइड पे फैक्ट्री है और इस साइड पे घर है। सुबह में तो इतनी मुश्किलात नहीं होती, सूरज की रोशनी काफ़ी होती है, पर जैसे ही सूरज ढलता है तो हमारे लिए इस सड़क को पार करना ही एक बहुत बड़ा काम है। लाहौर की दाखिली शाहराह है जो आगे जाकर रिंग रोड को कनेक्ट करती है, पर बाबू साबू से लेकर गुलशन राविता में जीरो का बल्ब भी दिखा दें। पिछले साल ही 2 से 3 मवाद इसी रोड पर हुई हैं, इसी 1 से 2 किलोमीटर की पट्टी पर। यहाँ पर डकैत गैंग और वारदातें इतनी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुकी हैं कि उस पर कंट्रोल करना यहाँ की पुलिस के लिए भी मुश्किल हो गया है। हमारी हुकाम बाला से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि बंद रोड बाबू साबू से लेकर गुलशन रावी तक स्ट्रीट लाइट का अहतमाम किया जाए ताकि हमारी ज़िंदगी
कुछ आसान हो सके।